नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का, नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है रचना और बाय प्रोफेशन मैं एक एयर होस्टेस हूँ, लेकिन दिल से मैं एक फार्मर हूँ। जब भी मुझे फ्लाइट्स के बीच टाइम मिलता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। ये है कोटखाई, शिमला से कोई 60 किलोमीटर दूर, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ हमारे सेब और नाशपाती के बगीचे हैं और मेरा बचपन इसी वातावरण में बीता है। मैं एक नेचर लवर भी हूँ और प्रकृति, एनवायरनमेंट की देखभाल करना मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। इस रुचि में मेरे पेरेंट्स का भी बहुत योगदान है। आपकी एज 92 इयर्स है और आपने बहुत चेंजेस देखे होंगे हमारे क्लाइमेट में, हमारे एनवायरनमेंट में। कुछ बता सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आप महसूस करते हो? पहले जो है जंगल बहुत थे, वो तो शुद्ध हवा थी, अच्छा था। क्लाइमेट में भी कोई बदलाव नहीं था। टाइम पर पानी आता था, टाइम पर बारिशें होती थी, टाइम पर बर्फ़ पड़ती थी, तो हर चीज़ जो है नेचुरल चला हुआ था सिलसिला। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोगों ने जंगल काटने शुरू कर दिए, तो उससे उसमें भी फ़र्क आ गया। सड़कें भी कम थी, गाड़ियाँ नहीं थी, पेट्रोल नहीं जलता था, डीजल नहीं जलता था। तो इससे जो वातावरण है वो बहुत शुद्ध था। और जब से सड़कें निकल गई, कनेक्शन हो गया, सारी गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई, इतना डीजल तेल जलने लगा, तो उससे सारे में पोल्यूशन फैल गया। आज इस एपिसोड में मैं आपसे अपने इंटरेस्ट और एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे इंस्पायर हों, कुछ सीखें, इस प्रकृति की देखभाल करना सीखें, आत्मनिर्भर होने की कोशिश करें।
कभी आपने सोचा है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? शुद्ध खाना, साफ पानी, शुद्ध हवा, एक्सरसाइज और अच्छी नींद। पर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट। जो आप खाते हैं वही आपका टॉनिक है। और आप अगर फ्यूचर में बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि आज ही आप अपने खाने पीने के बारे में अवेयर हों। आज हम बातें करते हैं गार्डनिंग की और अपनी सब्जियां उगाने की। शहरों में तो आसान है, आपको सब्जियों की ज़रूरत होती है तो आप जाते हैं, सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में। आप जो भी आपको चाहिए वो खरीद के घर ले आते हैं। लेकिन आपको ये मालूम नहीं ये सब्जियां किसने उगाई हैं, कैसे उगाए हैं और कहाँ उगाई हैं। आजकल फल सब्जियों की उत्पादन बढ़ाने के लिए, उन्हें जल्दी पकाने के लिए, उनको कीड़ों से बचाने के लिए, उनका रंग और साइज बेहतर करने के लिए अंधाधुंध रासायनिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रासायनिक खाद इस्तेमाल करने के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है। सबसे पहला तो है कि इसके यूज़ करने से जितने भी माइक्रोब्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज़मीन की न्यूट्रिएंट्स, वो सारी ख़त्म हो जाती है। और इसके कंटिन्यूस करने से जो इसकी फर्टिलिटी जो ज़मीन की है वो कम हो जाती है, उस कारण फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो थर्ड है कि इसमें अंडरग्राउंड पानी जाता है, मतलब ये जब पानी अंडरग्राउंड जाएगा तो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और उससे जो पानी है वो भी प्रदूषित हो जाता है। पानी प्रदूषित होने से ये फ़र्क पड़ेगा कि जो अंडरग्राउंड पानी है, जो हमारी सब्जियां हैं वो भी वही पानी लेगी, पेड़ हैं वो भी वही पानी लेंगे, और उसमें तो केमिकल मिला हुआ है तो वही नेचुरली फिर वही कंटेंट जो आपका केमिकल का है वो आपकी सब्जियों में भी आएगा, फल में भी आएगा, और इसलिए और वो फिर हम खाएंगे तो इससे फिर वो सारा केमिकल के अंश जो है वो हमारी बॉडी में भी आएंगे। और इसी कारण हम देखते हैं कि आजकल कितना बड़ी यंग जनरेशन में भी ब्लड प्रेशर, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस वगैरह की मतलब सिम्टम्स बहुत मिलते हैं। और जैसे पहले ज़माने में, जैसे मेरे मदर के टाइम में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम रासायनिक खाद बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती थी। तो आपने अभी सुना होगा कि रासायनिक खादें इस्तेमाल करने के परिणाम क्या हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट क्या है? हम इसकी जगह और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट ना करे और हमारी फसल भी अच्छी हो? तो इसकी रिप्लेसमेंट है जैविक फार्मिंग। अब ये जैविक फार्मिंग है क्या? ठीक है, आप क्या बताएंगे? जैविक सबसे पहला तो है जो गाय के गोबर की जो खाद है वो सबसे उत्तम मानी गई है। उसकी खाद आप अपने सब्जियों में डाल सकते हैं, पेड़ों में डाल सकते हैं, और वो किसी तरह का नुकसान नहीं करेगी। सो बेसिकली जो जैविक फार्मिंग है, मतलब कि हम जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, हाँ, अपने सॉइल में हम वही इस्तेमाल करें, हाँ, कोई केमिकल ना यूज़ करें। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। एक कॉन्सेंट्रेट हमें मिलता है, बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेट है, जिसे वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं। तो इसको हम गुड़ के साथ मिला के इसका स्प्रे तैयार कर देते हैं, जो कि 10 दिन में तैयार हो जाती है। फिर उसी का हम मतलब उसको डाइल्यूट करके उसकी स्प्रे भी करते हैं, और उसको पेड़ों में एज अ खाद भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सब्जियों के ऊपर भी उसका स्प्रे करते हैं। जो हमारा किचन वेस्ट होता है, जो बायोडिग्रेडेबल है, उससे खाद बनाएं, उसे सड़ने दे और खाद बने। ये हमने खेत में अपने एक पिट बनाया हुआ है जो इस समय ऑलमोस्ट भर गया है। इसमें हम जितने भी हमारा किचन वेस्ट होता है जो बायोडिग्रेडेबल है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये जैसे ये छिलके ये भी डाल देते हैं और फिर घास से कवर कर देते हैं और इसे सड़ने देते हैं, और कुछ टाइम के बाद
ये सड़ के खाद बन जाती है, जो कि फिर हम अपने बगीचों में और अपने फूलों में इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर गोबर भी डालते हैं हम। जो हमारा घास है, पत्ते हैं, उनको जितना भी वीड्स हैं जितनी, उन सबको एक जगह रख के, हाँ, जितना अनवांटेड ग्रास है उसको काट के आप फैला के रख दो अपने बगीचे में, अपने खेत में, और उसे सड़ने दो। हाँ, वो उससे मल्चिंग होएगी और उससे मिट्टी भी अच्छी बनेगी और खाद बनती है। आप देखेंगे कि ये एक नेचुरल मैन्योर है। ये जो एक्स्ट्रा घास है हम इसको खोद के वापस मिट्टी में मिला देते हैं, मतलब उसके ऊपर डाल देते हैं, बिछा देते हैं, और कुछ समय के बाद ये सड़ के नेचुरल मैन्योर बन जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अनवांटेड घास टाइम से निकालते रहें, क्योंकि जो तो ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खा जाता है, और हम चाहते हैं कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो हमारी सब्जियों में जाए ताकि उनकी ग्रोथ ठीक रहे। आप जैसे जंगल में देखेंगे वहाँ कोई खाद नहीं पड़ती, पर जंगलों की मिट्टी सबसे अच्छी है, क्योंकि वो जंगलों पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, वहीं सड़ते रहते हैं, ओवर द ईयर सड़ते रहते हैं, और उसकी जो जंगलों की मिट्टी है वो सबसे फर्टाइल मानी जाती है। कई कीट पतंगे हैं जो कि सब्जियों को हानि दे सकते हैं, तो उसके लिए हम ये नीम का करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो फ्रेंडली कीट पतंगे हैं वो उनको कुछ नहीं होता है, जो हानिकारक होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए फिर हम नीम खली का हम ये सॉल्यूशन बनाते हैं वेस्ट डिकम्पोजर के साथ, और फिर उसी की स्प्रे करते हैं। हमारी कोशिश यहाँ पर ये है कि हम अपनी सब्जियां साफ तरीके से, जैविक तरीके से अपने आप उगाएं। तो मैं चाहती हूँ कि आज से ही आप कुछ ना कुछ उगाना शुरू करें। जरूरी नहीं है कि आप एक गांव में हो तभी ये काम कर सकते हैं। आप ये चीज अपने घर से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपका घर है तो आप अपने किचन गार्डन बना सकते हो, टेरेस में कर सकते हो। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप एक बालकनी में शुरू कर सकते हो, गमलों में सब्जी उगाना शुरू कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, जहां भी आप कुछ लगाओगे वहां सनलाइट होनी चाहिए, फ्रेश हवा होनी चाहिए और पानी होना चाहिए। अच्छा, आप क्या क्या उगा सकते हैं घर पे? सबसे आसान काम है कि आप अपनी रसोई से ही शुरू करिए। रसोई में आपको मेथी के बीज मिलेंगे, आपके पास मिर्चें होंगी, धनिया होएगा। आप उन्हीं चीजों से स्टार्ट करिए, उन्हें ही गमलों में लगाइए। और आपके घर के आसपास कोई नर्सरी भी होएगी, वहां जाके आप और बीज खरीद सकते हैं और सब्जियों के बीज खरीद सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली, टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन। नर्सरीज में आपको बीज के अलावा उनके पौधे भी मिलेंगे। आप पौधे भी उगा सकते हैं गमलों में। आप बताएंगे कि आपको ये फल फूलों का शौक कब से शुरू हुआ? ये जब हम स्कूल में जाते थे, बचपन में छोटे थे। कहाँ जाते थे आप स्कूल? तो हमारे गांव के पास ही स्कूल था। किसने खोला था? वो मिस्टर स्टोक्स थे, एक अमेरिकन थे। हाँ। तो वो सेटल थे, उन्होंने वहाँ पर स्कूल खोला था। हाँ। ताकि गांव के आसपास बच्चों को एजुकेशन मिले, कुछ बच्चे सीखे। तो उसी स्कूल में मैं भी पढ़ती थी। स्कूल में पढ़ती थी तो जब हम जाते थे तो उनके गार्डन था, काफी बड़ा बगीचा था, उसमें हर किस्म के फल थे। तो उस स्कूल में एक क्लास, हफ्ते में एक क्लास एक दिन होता था, जबकि सारे बच्चे जो है उस बगीचे में काम करते थे। उससे बच्चों को बड़ा भारी शौक हो जाता था। तो मेरे को भी वहाँ से
शौक हुआ। वो आपको सिखाते थे कि बगीचे में कैसे काम करना हाँ, है? वो जो टीचर होता था, एक स्पेशल टीचर, हाँ। तो वही लोकल टीचर होता था, तो हमारे को बताता था कि कैसे बीज को बीजते हैं, कैसे होता है। अच्छा। बेसिक वो चीजें बताता था। अच्छा। फिर हमारे को भी शौक हो गया। आपको वो उस बगीचे से कुछ मिलता था? हाँ, फिर जब फल तैयार होते थे, हाँ। फिर वो क्या नाम, हमारे को फल बांटते थे, जिससे बच्चों को और भी बड़ा शौक होता था। हाँ, हमारे को फल मिल रहे हैं, तो बड़े शौक से काम करते थे बच्चे, सीखते थे। ये है राधा। हाँ जी। ये हमारी हेल्पर है, इससे मैं सीख रही हूँ। ये मेरी टीचर है वैसे। अच्छा। ये जितने भी यहाँ पर फल, फ्रूट्स, फ्लावर्स आप देखते हैं, ये इसकी वजह से। इसको बड़ा शौक है गार्डनिंग का, प्लांट्स का। जिस चीज में भी वो हाथ लगाती है वो उग जाता है। अच्छा, मुझे बताओ क्या कर रहे हो आप? गुड़ाई कर रही हूँ जी, गुड़ाई। गुडाई कर रही है? अच्छा, ये गुडाई करने के क्या फायदे और क्यों करनी पड़ती है हमें गुडाई? गुड़ाई करेंगे तब अच्छा पौधे होंगे। हाँ। फल लगेंगे अच्छा। हाँ। इसलिए करना पड़ता है। घास घास होता है, घास में खराब हो जाती है घास। मतलब तू बेकार घास निकालती है बाहर, है ना? अच्छा, और क्या क्या उगाया हुआ तूने? टमाटर है, मिर्चे है, हाँ। गोभी है, हाँ। ब्रोकली है, हाँ। शिमला मिर्च है। अच्छा अच्छा, तो मतलब तू काफी मतलब ऑलमोस्ट सारी सब्जियां तूने उगाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। और तू ये सब्जियां बेचती भी है? नहीं, अपने लिए। अपने लिए? बहुत हो गया तो बेच भी लिया। हाँ। नहीं हो गया तो अपने लिए होता है। और जो एक्स्ट्रा होते हैं? एक्स्ट्रा होते तो कोई खुद खा लिया, कोई अड़ोस पड़ोस में दे दिए। अच्छा, थोड़े पड़ोसियों की बड़े मजे हैं। ये देखिए राधा क्या लाई है। मटर लाओ। वाह वाह, क्या हरे भरे मटर। वाह, ये है राधा ने ये एक्चुअली अपने लिए लाए हुए हैं। ये एक्स्ट्रा है तो हमारे साथ शेयर कर रही है। ये एडवांटेज है। नाइस, थैंक यू थैंक यू। ये पहाड़ी लहसुन है और इनकी सब्जी बनती है आलू के साथ, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। नीचे जो प्याज है उसकी भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। आज खाने के लिए हम ये बनाएंगे। ये टमाटर के पौधे हमने कुछ दिन पहले लगाए थे। अब हर रोज शाम को सनसेट होने के बाद मैं इनमें पानी देती हूँ हर रोज। हमारी स्ट्रॉबेरीज खाने के लिए तैयार है और मेरी नीस रिम्पू इन्हें तोड़ रही है। ये हमने अपने लिए यहाँ पर थोड़ा सा पालक लगाया हुआ है और इस समय मैं इससे जंगली घास निकाल रही हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जंगली घास बहुत होता है और टाइम टाइम से हमें इसे निकालना पड़ता है। देखिए चेरीज बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। सिर्फ एक ही पेड़ है और बस अब ये पिकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इस समय मैं आपको अपने बगीचे में जो फल उगे हुए हैं उनका वीडियो दिखा रही हूँ। जैसे कि ये सेब, ये भी सेब का पेड़ है, इसके पीछे प्लम, और ये पीछे है एक नाशपाती का पेड़। ये दिखाना चाहती हूँ कि आप अपने गमले कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले है इसकी मिट्टी। ये मिट्टी है और साथ ही ये गोबर है, तो हम इन दोनों को मिक्स करके गमले में डालेंगे। आप ये देखेंगे कि इस गोबर में
हम कुछ केंचुए भी देख सकते हैं। ये देखिए केंचुए भी, ये सॉइल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखिए हमारे गमला भर गया है और अब इसमें हम कुछ बीज डालेंगे। ये भी बीज हमने अपने पुराने फूलों से इकट्ठा किया है। और बस ये थोड़ा सा ही हम इसे दबाएंगे। अब और थोड़ा मिट्टी डाल देंगे थोड़ा ऊपर से। हमारी मिट्टी भी आज अच्छी गीली है क्योंकि कल रात को यहाँ बारिश हुई थी। और अब इसे हम छोड़ देंगे और हर दूसरे दिन इसमें पानी देंगे और कुछ दिन के बाद देखेंगे आप इसमें प्लांट्स निकल जाएंगे। फिर हम उन्हें रीप्लांट करेंगे क्यारियों में। अच्छा, ये आप लोग कर क्या रहे हो? हम बढ़िया बना रहे हैं उड़द दाल की। कैसे बनाते हैं इन्हें? उड़द दाल एक दिन पहले पानी में भिगोई। हाँ। दूसरे दिन उसको धोया, हाँ। उसके छिलके निकाले। हाँ। फिर उसको बारीक पीसा। हाँ। और उसके बाद उसको पानी में थोड़ा सा पानी डाल के हिलाया। हाँ। और एक रात थोड़ा सा फर्मेंट करने के लिए रख दिया। फिर आज सुबह अच्छी धूप में छोटा छोटा छोटे छोटे बनाए। हाँ। और इनको सुखाएंगे। आपने ये जो नीचे आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ लगाया है? इसके पीछे हम थोड़ा सा तेल का कपड़ा लगाया है। हाँ। ताकि ये इसमें ना चिपके। अच्छा, और आप ये बाजार से क्यों नहीं खरीद लेते? इसमें कितना झंझट है घर पे बनाने का। नहीं, घर में बनी हुई चीज वैसे ही बहुत अच्छी होती है और मोर हाइजीनिक। हाँ। अच्छी साफ सुथरी जगह में बनी हुई। टेस्टी भी होती है। हाँ। राधा, तुम भी बनाते हो? जी बनाती हूँ कभी कभी। जब फुर्सत लगती है काम से। हाँ, जब फल और ये सब्जियों से तेरे को मिलता है। बाजार में मिलती भी नहीं है वैसे। हमने कुछ मक्खियां भी पाल रखी है। ये पॉलिनेशन में हेल्प करती है और हमें इनसे शहद भी मिलता है। आपको फूलों का भी बहुत शौक है ना? हाँ, मेरे को पहले से ही बहुत शौक था फूलों का। जहाँ भी जाती थी, जहाँ भी मेरे को कोई फूल अच्छे मिलते थे, कटिंग से लगती उसकी कटिंग ले आती थी। जो कोई पनीरी होती थी तो पनीरी ले आती थी। तो मेरे को शौक था कि घर के चारों तरफ फूल अच्छे, पौधे अच्छे होने चाहिए, फूल अच्छे होने, ताकि एटमॉस्फेयर घर का बहुत अच्छा लगे। तो ये शौक फिर बढ़ता गया। मेरे को चारों तरफ घर को अच्छा रखना, उसकी सराउंडिंग अच्छी है, फूल लाना, कटिंग लाने। तो अब जिससे घर का वातावरण बहुत अच्छा लगे। अब जो ये है, ये सबों को शौक हो गया है। बच्चे भी सीखे हैं, उनको भी अब बहुत शौक है। ये सुंदर चीज किसी अच्छी नहीं लगती। ये जो फूल है ये एक्चुअली सुंदरता बढ़ाते हैं। और जब आप किसी बीज को आप डालोगे, चाहे फूल है या सब्जी है, जब वो उगता है तो आपको वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। कोई चीज़ आपने बिल्कुल रॉ फॉर्म में रखी है और उसमें से कुछ निकल जाए तो वो वैसे ही आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। और ये जो फूल है ये कितने रंग बिरंगे, वैसे ही आपको गुड वाइब्स देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। प्लस ये एक आउटडोर एक्टिविटी है। आप घर से बाहर निकलते हैं, धूप में
खाते हैं हेल्दी, विटामिन डी मिलता है आपको धूप से। विटामिन डी लेती, प्लस यू आर हैंडलिंग सॉइल, मिट्टी के साथ आप हाथ में काम कर रहे हो, वो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मिट्टी में बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्लस आप जितनी सुंदरता के बीच में बैठोगे वैसे ही आपको गुड फील कैरेक्टर होएगा आपको। हाँ, स्पेशली आजकल के ज़माने में जहाँ इतना स्ट्रेस है, लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, वहाँ ये डी स्ट्रेसिंग हो सकता है। डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी, डी स्ट्रेसिंग है आपका माइंड। अगर आप 2 घंटे आंगन में है, फूलों को देख रहे हैं, उनको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो आपको वैसे ही अपने टेंशन से आप डाइवर्ट हो जाते हो। हमारे गार्डन में जो फूल हैं मैं आपको थोड़े दिखाना चाहती हूँ। ये है जेरेनियम्स। ज़्यादातर हमने यही गमलों में लगाए हैं क्योंकि ये मेंटेन करने बहुत आसान होते हैं। बड़े हार्डी प्लांट्स हैं, इनकी देखभाल कम करनी पड़ती है और ये प्लांट्स आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। ये है पेटूनियाज। ये बहुत ही अच्छे अच्छे रंग में आते हैं और इसका पौधा आप इसके बीज से ही तैयार कर सकते हैं। ये है डेलिया और इसके साथ हमने ग्लैडुलाइज लगाए हैं। अभी इनमें फूल नहीं निकले हैं और ये दोनों फूल आप बल्ब्स के द्वारा लगा सकते हैं। हमारे गार्डन में रोजेस की भी बहुत वैरायटी है, अलग अलग रंग के रोजेस हैं। रोजेस के अलावा हमने सिल्विया, जीनिया, स्वीट विलियम, पॉपीज, हाइड्रेंजिया के भी फूल लगाए हुए हैं। इधर देखिए हमने कुछ जेरेनियम की कटिंग्स लगाई हुई है। ये सिर्फ एक हमने ब्रांच यहाँ लगा दी थी और अब इसमें रूट्स आ गई हैं और फूल भी आ गए हैं। कुछ बातें आप ज़रूर याद रखिएगा। फूल, फल, सब्जियों के पौधों में जान हमारी तरह ही होती है। जैसे हमें जीने के लिए खुराक चाहिए, वैसे इन्हें भी इतना ही ध्यान और देखभाल चाहिए जैसे हमें। एक बात और है, जितने भी मन से और प्यार से आप एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे, उतना ही वो फूलेगा और फलेगा। पौधे की खुराक के लिए आप जैविक खाद यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर और पत्ते की खाद सबसे बेहतर है। बिल्कुल केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं करना और ज़्यादा खाद इस्तेमाल करने से भी आपका पौधा सूख सकता है, तो इसका जरा ध्यान रखिए। हर पौधा धूप मांगता है और अगर आप इंडोर प्लांट्स उगा रहे हैं तो उन्हें टाइम से कुछ देर के लिए धूप में निकालें। उनमें धूप भी लगेगी और उन्हें फ्रेश हवा भी मिलेगी। अगला पॉइंट है पानी। बगैर पानी के पौधा सूख जाएगा और ज़्यादा पानी डालें तब भी पौधा सूख जाएगा। तो इसलिए आप पौधे में एक बार ही अच्छी तरह पानी डालें और फिर जब मिट्टी सूख जाएगी तभी और पानी डालें। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पानी डालने की बहुत ज़रूरत नहीं होती। ये प्लांट्स पानी स्टोर करते हैं।
जैसे कि कैक्टस, एलोवेरा, सर्कुलेंस और वो प्लांट्स जिनकी ग्रोथ बल्ब्स के द्वारा होती है। ये सब अपने बल्ब्स या पत्तों में पानी को स्टोर करके रखते हैं। बीज बीजते हुए आपको क्या माइंड में रखना होगा? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बीज आप मिट्टी में बहुत डीप ना डालें। जितना छोटा बीज उतना ही वो ऊपर रहेगा और जितना बड़ा उतना वो मिट्टी के अंदर जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, राजमा सबसे बड़ा बीज है, ये थोड़ा डीप जाएगा, लगभग 2-3 सेंटीमीटर डीप। और जैसे मिर्च है, मिर्च ऑलमोस्ट सरफेस पे ही रहेगी। आप इसे फैलाइए और सिर्फ एक लेयर पतली सी मिट्टी की इस पे डाल दीजिए और फिर पानी छिड़क दीजिए। बीज आप कब बीजेंगे इसकी आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका भी टाइम होता है और ये वेदर पे बहुत डिपेंडेंट है। इस समय मैं पहाड़ी इलाके में हूँ, तो मैंने ये बीज मार्च अप्रैल में ज़्यादातर लगाए हैं। अगर आप मैदानी इलाके में हैं तो ज़्यादातर बीज आपके सितंबर अक्टूबर के महीने में लगेंगे। पर इस सब्जेक्ट पे आप थोड़ी रिसर्च ज़रूर करें। प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे इन प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। ये यहाँ आप देखेंगे हमने कुछ फूल के बीज बीजे हुए थे और ये प्लांट्स बन गए हैं, लेकिन बहुत क्राउडेड हैं, बहुत थिक हैं। अब हम इन्हें निकाल के क्यारियों में कुछ दूरी पे लगाएंगे। आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी क्यारियों में जंगली घास ना उगे, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है और असली पौधे को बढ़ने नहीं देता। तो इसलिए अगर आपको कोई घास दिखे वो आप ज़रूर निकाल दें। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा, आपने मेरे से कुछ सीखा, आप मेरे से इंस्पायर हुए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर एक गार्डनिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बना सकते हैं। इस दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग फार्म्स छोड़ के सिटी की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ टाइम में फूड की कमी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में तो ये एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी है कि आप ये शुरू करें। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मार्केट है वो हर दिन बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। फार्मिंग में एक और बात है कि आप अपने ही बॉस हो और जितनी मेहनत आप करोगे उस मेहनत का फल आपको ही मिलेगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम उर्मी कोठारी है एंड आई एम एन एनर्जी एंड ए फिटनेस कोच एंड द फाउंडर ऑफ काइनेटिक लिविंग। काइनेटिक लिविंग की फिलॉसफी ये है कि यू यूज योर बॉडी एज अ टूल टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड। एंड मेरी फिटनेस जर्नी मोर देन 22 years की है, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, डांस एंड फिटनेस के कई तरीके सीखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पिलाटीज, एनिमल फ्लो, योगा, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, केटलबेल्स एंड इवन बॉडी वेट ट्रेनिंग। आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस एज योर करियर एंड योर प्रोफेशन। फिटनेस में इंटरेस्ट लेना, फिटनेस एज अ हॉबी, स्पोर्ट्स खेलना स्कूल में, कॉलेज में या कोई जॉब करते हुए स्पोर्ट्स खेलना एक बात होती है,
पर उसको सिखाना और उसको अपना करियर या प्रोफेशन बनाना बिल्कुल अलग बात है। इसमें अपार्ट फ्रॉम नॉलेज आपको टेम्परामेंट की भी जरूरत है, विच मीन्स कि आपको पेशेंस होनी चाहिए लोगों को सिखाने के लिए। आपको एक बहुत ही अंदर से आनंद और सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए लोगों को सिखाकर, एंड एट द सेम टाइम उनको प्रोग्रेस करते हुए देखकर आपको खुशी होनी चाहिए, एंड दैट शुड ऑल्सो मोटिवेट यू टू परस्यू योर करियर एज अ फिटनेस और ए वेलनेस कोच। तो वो बिल्कुल याद रखना व्हेन यू आर मेकिंग द चॉइस। सिर्फ एक्सरसाइज करना पसंद होना इज नॉट इनफ टू बिकम अ फिटनेस कोच। उसका टेम्परामेंट बहुत अलग है, स्पेशली क्योंकि जब भी आपका जॉब या आपका बिजनेस बन जाता है, इट इज नॉट जस्ट फिजिकली डिमांडिंग, इतने 15-16 घंटे खड़े रहना, उसके बाद लोगों को सिखाना और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग के लिए भी एनर्जी होना, ये बहुत इजी बात नहीं है। एंड अगर आपको सिखाना पसंद नहीं है या आपको इवन एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, तो आप ये सस्टेनेबल तरीके से आप ये प्रोफेशन नहीं परस्यू कर पाओगे। तो आज का मेरा टॉपिक एंड ध्यान इस पे है कि आप कैसे एक not just a trainer, an average trainer हो, but you become one of the best coaches and a guide to other people. And that brings me to my first question. What separates a trainer from a coach, right? एक ट्रेनर का पर्सपेक्टिव क्या होता है, मैं मेरे जॉब के लिए आ रहा हूँ या आ रही हूँ, एंड दे जस्ट डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट कोच क्या करता है, कोच एक गाइड बनता है, कोच या बनती है। अ कोच विल गाइड यू इन नॉट जस्ट ऑन द जिम फ्लोर हाउ टू डू एक्सरसाइजेस, बट द कोच विल टेक इंटरेस्ट इन योर लाइफ इवन आउटसाइड ऑफ द जिम। क्योंकि याद रखना, आपके अगर क्लाइंट्स है या जो स्टूडेंट्स है, वो जब भी आपके पास आएंगे एक्सरसाइज सीखने के लिए, वो सिर्फ 1 घंटा है, बट दिन के जो दूसरे 23 आवर्स है वो बाहर स्पेंड करने वाले हैं। तो अगर आपको होलिस्टिक एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखना है, तो यू हैव टू लुक एट योर स्टूडेंट्स और योर क्लाइंट्स लाइफ आउटसाइड ऑफ द जिम फ्लो। सेकेंड इज, मैं खुद एक एनर्जी कोच हूँ, एंड आई रियली टेक जेन्युइन केयर फॉर माई स्टूडेंट्स, एंड इसके लिए मैं एक्चुअली उनको क्लाइंट्स भी नहीं बुलाती, मैं एक्चुअली उनको स्टूडेंट के तरीके से मैं ट्रीट करती हूँ, एंड दैट इन इटसेल्फ ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ टू केयर अ लॉट अबाउट देम। एंड इट्स द अदर वे अराउंड एज वेल, कि मैं बिकॉज आई लव माई प्रोफेशन एंड आई लव टीचिंग सो मच, कि आई एम मेकिंग श्योर दैट जो मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूँ, वो not only I'm doing it properly, but I'm also looking at customer delight. In branding and marketing terms, there is something called as customer satisfaction, and there's something called as customer delight. एंड क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को कस्टमर की तरह देखती ही नहीं, मैं उनको बिल्कुल मेरे स्टूडेंट की तरह देख रही हूँ, तो मेरा जो एफर्ट है उनको सिखाने में एक्सरसाइज या उनको गाइड करने में अबाउट द न्यूट्रिशन, अबाउट देयर स्लीप, अबाउट हाउ दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स, वो सब में मैं उनको अच्छी तरीके से गाइड कर पाती हूँ। सो रिमेंबर, अ गुड कोच इज अ गाइड बियॉन्ड द जिम फ्लोर एज वेल। ओके, सो जैसे कि जब भी आप कोच हो, तो अगर आपके स्टूडेंट को आप मिल रहे हो ट्रेनिंग के लिए, तभी आप उनको पूछोगे आपका दिन कैसा था, आपकी एनर्जी लेवल्स कैसी है, अभी कैसा चल रहा है लाइफ में। ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Then the second is that a coach walks the talk, which means a coach leads by example. Whereas for a trainer, वो उसके लिए एक job है, तो वो he or she might just do what is needed. But in a coach, they will always excel in whatever that they are teaching and what they are preaching. And that is very, very important to lead by example. And trust me, अगर आपको लोगों को inspire करना है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, बट एक्चुअली इफ यू डू व्हाट यू लव, यू विल ऑटोमेटिकली इंस्पायर अदर पीपल, एंड इफ यू वॉक द टॉक, दैट इज जो आप अपने प्रिंसिपल्स लोगों को सिखा रहे हो, यू बेटर अप्लाई दैट इन योर ओन लाइफ। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में कुछ भी अच्छे तरीके से और बहुत ही एक्सेल करना है आपके करियर में, तो यू हैव टू लव व्हाट यू डू।
And जब भी you enjoy what you do, you will never work a single day in your life. For example, when I was doing my MBA, I realized that वो मुझे बिल्कुल interest business corporate life was not interesting to me, so I quit my job. And तभी I didn't know I would become a fitness coach, but तभी जो my gut instinct was there, which is to go and pursue what I really wanted, was to become a professional dancer. And उसमें मैंने जो भी सीखा वो मैंने आज जो फिटनेस में कर रही हूँ उसमें भी मैं आई एम एबल टू अप्लाई इट. तो रिमेंबर दैट जब भी आप लर्न करते हो कुछ भी, दैट विल नेवर गो टू वेस्ट. एंड टुडे as a fitness entrepreneur, as an owner of a business of Kinetic Living, as well as a fitness coach and an exercise coach, I'm able to combine all that I've learned into what I'm doing right now. So remember कि कोई भी knowledge waste नहीं जाएगी. If your gut instinct tells you, then go for it, okay? But you should love what you do. Very important. Next one I'm going to talk about is how can you stand out as a coach. अगर अभी let's say आपके पास passion है, आपके पास perseverance है, and at the same time आपके पास resilience है. What is resilience? Is the ability to keep going even in the hardest of times and to keep rising every single time you fail or you falter. That is your ability to persevere, okay? So these are also important along with your passion. Sif loving what you do is not enough. How to make, as I said, make it your bread and butter is equally important. और उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए hard work चाहिए, but smart work चाहिए. And that is what I mean by you learn from your mistakes, and every single time you attempt, you should have you should be much more equipped to handle that pressure. And अगर आप नहीं सीखोगे आपके मिस्टेक से, then you will keep repeating the mistakes, and that is when frustration sets in. So remember that. And as a business or as a person who loves what they do and wants to turn that into a profession, into a lucrative, which means enough money for you to live the life that you want, you have to make sure that you have the mindset, and at the same time be open to learning and making mistakes and growing, okay? Learning is an evergreen factor in your life, especially if you want to become a fitness entrepreneur. अगर आपको जॉब करना है, then it's a little easier, but again, if you want to be really the best at your job and be known as that star coach even in a gym or in a fitness studio, then you have to have that extra edge. And what gives you that extra edge is what I'm going to tell you right now. First one, I'm going to talk about certain E's. First is educate. Educate yourself. It is an investment. जो भी आप अपनी coaching करोगे, अपनी certifications करोगे, make sure you do it from the best colleges and the teachers possible, because if your education is good, then you're already equipped to widen your perspective about fitness in general. Second, educate yourself in anatomy, in technical skills, and at the same time different types of workouts. Which means I'm not asking you कि आप हर एक workout में teacher बन जाओ, but आपकी एक specialty पकड़ के आप उसमें आप excel कर सकते हो, but that doesn't mean कि आप दूसरे types of workouts पे ध्यान ना दो. Because आप सिर्फ carbs नहीं खाते, आप carbs, protein, fat सब खाते हो. Same way in a workout world, you need different types of workouts to keep your training balanced. Okay, remember that. Which means if I am specializing in teaching kettlebells, उसका मतलब ये नहीं कि मैं योगा पे नहीं ध्यान दूंगी या रनिंग पे ध्यान नहीं दूंगी. At the end of the day, अगर आपको आपके क्लाइंट या स्टूडेंट को एक होलिस्टिक फिटनेस प्रोग्राम देना है, तो you should be knowing about different classes or different workouts, and that is why it doesn't matter कि आप अगर एक क्लास करो या दो क्लास करो, but always try to go for new classes and be a student yourself. Remember, the best way to become a good teacher is to also become a good student, and the moment you do that, आप बहुत ही अपने लाइफ में सीखोगे. So that is why invest in your education. Classes करो while doing your job. In your free time, you can take 1 or 2 classes a week wherein you are the student.
Second, experiment, explore, and that is where I said that see all the different types of workouts and different types of fitness avenues that are out there. सिर्फ जिम में जॉब करना या अपना स्टूडियो खोलना, ये दो ऑप्शन सिर्फ नहीं है. You can get a job in a resort as a fitness coach. So you can even travel along with that. अगर आपको traveling पसंद है, you can take a job of a fitness coach in a cruise ship. Again, that's a travel. So there are so many different ways. You can become a celebrity trainer where you travel with a celebrity. There you can become a fitness YouTuber. आजकल social media is so prevalent in our lives. अगर आपकी knowledge सही है, then you have the ability to talk about it on social media. अभी आप मुझे बताओगे कि social media पे सब same बातें कर रहे हैं, right? Which brings me to my third point, which is engage. And the moment you explore, then you will find your own voice. अगर आप ढूंढोगे नहीं तो आपको अपनी आवाज नहीं मिलेगी. And अगर if you have a unique voice, then you can talk about it on social media, and that is where you will become unique to your own ideas, and your vibe will attract your tribe. There is a saying which is vibe attracts your tribe, which means अगर आप believe करते हो जो आप बोल रहे हो वो सही है, and that is your true self, about your true philosophies towards fitness, then again you will ultimately find people who will resonate with what you're saying, and they will follow you, and they will be your true students, and they will help you grow even more. And that brings me to the fourth point, which is the word of mouth. अगर आपका coaching, अगर आपका approach to fitness and as a professional, if you're doing it with honesty and complete integrity, वो लोगों को दिखेगा. Customers will realize that, they will experience it, and the moment they experience it, they will talk about that positive experience to other people. And word of mouth is the best form of advertising. That means you have created the best form of marketing for yourself, which is your body, which is, as I said, you walk the talk, which means you should be fit. You have to apply the same things that you're teaching. And the second is word of mouth. The next one is consistency. ऐसे नहीं कि एक महीने में आपने इतना सारा कर लिया कि then you are totally exhausted. Small efforts done consistently go a long way, which means you are in it for the long term. हार नहीं माननी है. Fourth point is creativity and collaboration. अगर आपने बहुत सारा fitness experience accumulate किया है, and you've done all different types of classes, if you pushed yourself, if you've tried different things in fitness and in your own field, you will definitely have a lot of creative ideas. And तभी आप अपने signature programs कर सकते हो. For example, I have close to 4 to 5 signature programs, like the Shred program, which is for fat loss and performance. Then I have the Runners program, which is for runners and strength training for runners. Then I have Spine series, which is a series of workshops for spine health and to strengthen the spine and keep it flexible. I have Pilates and Animal Flow signature program, which combines 2 different workouts. So all of these are examples. And collaboration. Remember, आपके तरह वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके are so enthusiastic about becoming fitness coaches. And अगर आप उनको ढूंढते हो, and you guys can collaborate and bring your best skills together and create something. And this is the age of collaboration. So remember that. If you apply all of this, revising, so starting from educate yourself. Then the second one is explore and experiment. Make mistakes when you're young, and you will get to see what you like and what you don't like, and then go for the specialization. Third one is engaging the consumers and all your students in the right way. Have your own voice. Fourth one, consistent. Be consistent, which means small efforts every single day. Fifth one, creativity. Only if you have experimented enough, only if you have learned enough, will you be able to create your own programs. So do not skim on your education. The last one is collaboration, which is collaborate with the same like-minded people out there. So you not only actually become a lot more richer in terms of your reach, but also in terms of your own experience. And that's how you can stay motivated as well.
That's it from me for today's video. This was fitness as a career and profession. For any other details, you can reach out to me on coach.urmi on Instagram, or you can write to me at urmi@kineticliving.in. कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी।